गुड आफ्टरनून एवरीबडी। नाउ देखिए, वंस अगेन आज के दिन आप लोग कंटिन्यूअसली मेरी आवाज तो सुन पाएंगे और बीच बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस भी मैं देख रहा हूं, इसको भी लेट मी चेक इट आउट। और वहां से कम्युनिकेशन आज भी नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं, आज मैं बड़ा एलाबोरेट में मेरा लेक्चर समझाऊंगा और मैं एग्जैक्टली वहीं से समझाऊंगा जहां से मैंने मेरे पिछले लेक्चर में फिनिश करवाया था। मैंने अभी तक गैसियस स्टेट में गैस लॉ समझा दिए हैं आपको। गैस लॉ में मैंने सबसे पहले बॉयल्स लॉ समझाया था, चार्ल्स लॉ समझाया था, गेलुसेक्स लॉ समझाया था। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेलुसेक्स लॉ समझाने के बाद देन आई हैड एक्सप्लेन अबाउट यूनिवर्सल गैस इक्वेशन। यूनिवर्सल गैस इक्वेशन मैंने डिराइव करवाई थी, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट वह मैंने इंट्रोड्यूस करा था। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का फिजिकल सिग्निफिकेंस, उसकी वैल्यू, उसका यूनिट, वह सारी बात मैंने समझा दी थी और उसके बाद डेंसिटी ऑफ गैस का कंसेप्ट समझा दिया था। यहां तक मैंने गैसियस स्टेट के पहले माइलस्टोन में करा दिया था। इस पर बेस्ड मैंने एक शीट भी दी थी और उस शीट में कई सारे प्रॉब्लम्स दिए थे। आई होप यू हैड अटेम्प्टेड दैट शीट। जितने भी प्रॉब्लम आ चुके हैं बहुत अच्छी बात, जो नहीं आए हैं उनको होल्ड करो, उनको हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद गैसियस स्टेट में सेकेंड माइलस्टोन स्टार्ट करते समय मैंने एक तो डाल्टन्स लॉ समझाया था और मिक्सिंग फिनोमेना ऑफ गैस, द फिनोमेना ऑफ डिफ्यूजन एंड द फिनोमेना ऑफ इफ्यूजन, वह समझाया था। डिफ्यूजन और इफ्यूजन में डिफरेंस बताया था और उस डिफरेंस को बताने के बाद फिर मैंने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करवाना चालू करवा दिए थे और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बॉयल्स लॉ पर मैंने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करवाए थे, गेलुसेक्स लॉ पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करवाए थे, यूनिवर्सल गैस इक्वेशन पर कराया, डाल्टन्स लॉ पर भी एक प्रॉब्लम कराया और साथ में ग्राहम्स लॉ पर भी दो प्रॉब्लम मैंने कराए थे। मुझे अभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और भी कराना है, मैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और भी प्रैक्टिस कराऊंगा सो दैट आप इन कंसेप्ट थ्योरी के एप्लीकेशन को प्रॉपरली थॉरोली समझ सके और सीख सके। मगर आज के दिन में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कंटिन्यू कराने के बजाय थ्योरी का एक पोर्शन, थ्योरी का एक आर्टिकल पहले कंप्लीट कराता हूं। नाउ अभी तक हमने गैसियस स्टेट के बारे में जितने भी कंसेप्ट, जितने भी फंडामेंटल समझे हैं, ऑल दोस वेयर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। साइंटिस्ट कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट एंड वॉट एवर रिजल्ट वेयर ऑब्जर्व्ड थ्रू दोस एक्सपेरिमेंट, they were commented, they were stated in the form of law. What is the reason behind those law? What is mathematics behind those laws? What is theory behind those laws? ये उस समय नहीं पता था। इनफैक्ट ये सारे लॉ 200, 250, 300 साल पहले दिए गए थे, जब थ्योरी साइंस से रिलेटेड उतनी ज्यादा पता ही नहीं थी। उस समय जो ऑब्जर्व हुआ जाता था वही स्टेटमेंट के रूप में बोल दिया जाता था। बॉयल्स लॉ, ग्राहम्स लॉ, चार्ल्स लॉ, डाल्टन्स लॉ, ये सब एक्सपेरिमेंट के आधार पर। लेटर ऑन ऑल दोस लॉ वेयर प्रूव्ड थियोरेटिकली एंड मैथमेटिकली। गैसियस स्टेट का अगला जो माइलस्टोन है, अगला जो कंसेप्ट, अगला जो आर्टिकल में बताऊंगा, दैट इज कंप्लीटली अ थ्योरी। हम पूरी तरह से अब गैसियस स्टेट को थियोरेटिकली पढ़ेंगे और थियोरेटिकली समझेंगे और थियोरेटिकली हम उन सभी लॉ को प्रूव करने की कोशिश करेंगे जो इसके पहले हमने लिखे हैं। यह जो थियोरेटिकल एनालिसिस है गैसियस स्टेट का, दिस वॉज डन बाय मैक्सवेल एंड दिस वॉज डन बाय बोल्ट्जमैन।
both the scientists were awarded with Nobel Prize for their job. सबसे पहले आज के दिन में मैक्सवेल कंट्रीब्यूशन बताऊंगा और वह बताऊंगा कि किस आधार पर मैक्सवेल को नोबेल प्राइज दिया गया, और फिर अगले लेक्चर में मैं बोल्ट्जमैन कंट्रीब्यूशन बताऊंगा कि किस तरह से बोल्ट्जमैन ने गैस से रिलेटेड थ्योरी सजेस्ट करी। वंस अगेन, मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने किसी तरह का कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करा था, किसी तरह की कोई गैस का सैंपल नहीं लिया था, पूरी तरह से सिर्फ अपने कमरे में बैठकर कॉपी और पेन से थियोरेटिकली उनने गैस के बारे में बातें लिखी, गैस के बारे में इक्वेशंस लिखी, मैथमेटिकल इक्वेशंस लिखी और उनसे रिलेटेड कुछ कंक्लूजन्स दे दिए। और वह कंक्लूजन्स इतने सॉलिड थे कि वो वाकई में प्रैक्टिकली गैस पर अप्लाई करते हुए, होल्ड करते हुए दिखाई दिए। दैट्स व्हाई both of them were awarded with Nobel Prize. So let's start with Maxwell contribution, and that is Maxwell velocity distribution of gas. Maxwell velocity distribution of gas. मैक्सवेल ने एक ग्राफ बनाया सबसे पहले, एक ग्राफ सजेस्ट करा। दैट ग्राफ वॉज फॉर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वर्सेस एनर्जी। On x-axis, on this horizontal axis, we are plotting energy of molecules, while on the y-axis, this vertical axis, we are plotting for number of molecules. Try to understand हम क्या प्लॉट कर रहे हैं। हमने कहा 0 जूल्स एनर्जी कह दो या वेलोसिटी कह दो, मैं एक्स एक्सिस पर एनर्जी के बजाय पहले वेलोसिटी प्लॉट करता हूं। वेलोसिटी और एनर्जी के लिए सिमिलर ग्राफ होगा। पहले वेलोसिटी के लिए हम बना लेते हैं, फिर एनर्जी के लिए भी बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यदि हम कहें 0 मीटर्स पर सेकेंड, 0 मीटर्स पर सेकेंड मीन्स द मॉलिक्यूल इज एट रेस्ट, इट्स नॉट मूविंग, द वेलोसिटी इज 0। अब जरा सोचिए, हम जिस कमरे में बैठे हैं हमारे चारों तरफ गैस है। अब ऐसे कितने मॉलिक्यूल्स होंगे जिसकी वेलोसिटी 0 होगी, जो रेस्ट पर होंगे? ट्रूथफुली स्पीकिंग, ऐसा एक भी मॉलिक्यूल नहीं मिलेगा। गैस का कोई मॉलिक्यूल रेस्ट पर हो ही नहीं सकता। द number of molecules having zero velocity would be 0. अब यदि मैं आपसे पूछूं 1 मीटर पर सेकेंड, तो 1 मीटर पर सेकेंड से मूव करने वाले कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे। 2 मीटर्स पर सेकेंड, 2 मीटर्स मूव पर सेकेंड मूव की वेलोसिटी से भी मूव करते हुए कुछ मॉलिक्यूल दिख जाएंगे। 3 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से अब हम अलग अलग वेलोसिटी की वैल्यू देखते हैं और यह देखते हैं कि उस वेलोसिटी के साथ कितने मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं। 1 मीटर पर सेकेंड के लिए जितने मॉलिक्यूल से वो प्लॉट कर देंगे, 2 मीटर पर सेकेंड के लिए जितने मॉलिक्यूल से वो प्लॉट कर देंगे, 3 मीटर पर सेकेंड। और इस तरह से यदि हम यह ग्राफ बनाएं, द टिपिकल नेचर ऑफ द कर्व फॉर अ गैस सैंपल वुड लुक लाइक दिस। दिस इज the typical nature of the graph
किसी भी गैस सैंपल के लिए। सच टाइप ऑफ कर्व वी कॉल इट मैक्सवेल कर्व। इस तरह के कर्व को हम मैक्सवेल कर्व कहते हैं। इसका क्या मतलब है जरा समझे। whatever velocity value here we have, this much number of molecule have got this velocity. This much velocity is possessed by this number of molecules. This velocity value is possessed by this number of molecules. इस तरह से हम अलग अलग वेलोसिटी वैल्यू को देखते हैं और अलग अलग वेलोसिटी वैल्यू के लिए हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की गिनती करते हैं और वहां प्लॉट करते जाते हैं। ट्राई टू इमेजिन, ऐसा नहीं हो सकता कि इनफाइनाइट वेलोसिटी से कोई मॉलिक्यूल मूव कर रहा हो। जैसे जैसे एक पर्टिकुलर वेलोसिटी की वैल्यू ऐसी होगी जो ढेर सारे मॉलिक्यूल्स के पास में होगी और उससे ज्यादा वेलोसिटी की वैल्यू भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास कम होती जाएगी। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वुड स्टार्ट डिक्रीजिंग। 0 मीटर पर सेकेंड के कोई मॉलिक्यूल नहीं होंगे और इनफाइनाइट मीटर पर सेकेंड के भी कोई मॉलिक्यूल नहीं होंगे। हम कहते हैं इस कमरे में अधिकतर गैस मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी जो होगी वो 300 मीटर्स पर सेकेंड के रेंज में होगी, 200 मीटर्स पर सेकेंड या 300 मीटर्स पर सेकेंड या 400 मीटर्स पर सेकेंड। ऐसे कोई बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल नहीं होंगे जिनकी वेलोसिटी 1000 मीटर पर सेकेंड हो और ऐसे भी कोई मॉलिक्यूल नहीं होंगे जिनकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड हो, क्योंकि 10 मीटर पर सेकेंड काफी कम वेलोसिटी हो जाती है। उतनी कम वेलोसिटी मॉलिक्यूल्स के पास नहीं होती है और 1000 मीटर पर सेकेंड ये बहुत ज्यादा वेलोसिटी हो जाती है। इतनी अधिक वेलोसिटी भी मॉलिक्यूल के पास में नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं आपसे कहूं तो ये आप 10th क्लास पास करके आए हैं और 10th क्लास की एग्जामिनेशन आपके सभी फ्रेंड्स ने दी है। अब मैं यदि पूछूं हाउ मेनी ऑफ योर फ्रेंड्स हैड स्कोर्ड 30% और 40% in their final examination, the answer would be 0. All of them had scored above 40%, none of them had failed. यदि मैं आपसे पूछूं हाउ मेनी ऑफ देम हैड स्कोर्ड 10% और 20%, तो ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है आपकी क्लास में जिसने 10 या 20% मार्क्स स्कोर करे। मोस्ट ऑफ देम हैड स्कोर्ड अबव 50 और 60%. Now if I ask you how many students had scored 100%, once again 100% की संख्या भी कम हो जाती है। चलिए 0 नहीं होगी, 1 या 2 या 3 बच्चे होंगे, मगर that is never large. But if I ask you how many of your classmates had scored 80%, then you will say maximum number of my classmates had scored 80%. वो ग्राफ कुछ ऐसे ही आएगा, 40% 0, 50% कुछ, 60% कुछ, 70% कुछ, 80% मैक्सिमम। फिर 85% वाले और कम हो गए, 90% वाले और कम हो गए, 95% वाले और कम हो गए, 100% वाले काफी कम हो गए और 100 से अबाव वाले कोई भी नहीं है। This is the typically the velocity distribution of any gas molecule, any gas sample. सबसे पहले मैक्सवेल ने गैस मॉलिक्यूल्स के लिए यह वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व सजेस्ट करा। उसने कहा कि कोई सी भी गैस सैंपल जब हम लेंगे तो उस गैस सैंपल में वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह का कर्व होना चाहिए और इस कर्व को हम कहते हैं मैक्सवेल कर्व।
is termed as Maxwell curve. Maxwell curve. अब इस मैक्सवेल कर्व में अब हम कुछ डेफिनेशंस इंट्रोड्यूस करते हैं. Observe this situation. Here the curve is having the peak height. इस जगह पर कर्व की पीक हाइट है, मैक्सिमम हाइट है. पीक हाइट होना इसका मतलब द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज मैक्सिमम हियर. हियर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज मैक्सिमम. इट मीन्स this velocity value is possessed by maximum number of molecules. The velocity value possessed by maximum number of molecules, we call it most probable velocity. Most probable velocity. We denote it by V and P. This velocity value is denoted by V M P. M stands for most, P stands for probable. V M P means most probable velocity. It's defined as the velocity value possessed by maximum number of molecules. It's the velocity value possessed by the maximum number of molecules. It's the velocity value possessed by maximum number of molecules. मैक्सवेल ने स्टैटिस्टिकली ऑब्टेन करके यह बता दिया था कि यह जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होती है, इट्स ऑलवेज इक्वल टू अंडर रूट 2RT बाय m. This most probable velocity is given by under root of 2RT by m. This is most probable velocity of a gas sample. देखिए ग्राफिकली इस बात को समझिए. मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी वहां होती है जहां पर कर्व आपको सबसे ऊंचाई पर दिख रहा है. जहां कर्व सबसे ऊंचाई पर दिख रहा है, इसका मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम है. और जहां नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम है, इसका मतलब कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास यह वेलोसिटी की वैल्यू है. इस वेलोसिटी की वैल्यू को हम मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कहेंगे. अब इसके बाद मैक्सवेल कंसेप्चुलाइज्ड अनदर, ही इंट्रोड्यूस्ड अनदर कंसेप्ट ऑफ एवरेज वेलोसिटी. एक बात इधर में और बता दूं, फिजिक्स और केमिस्ट्री में थोड़ा यह डिफरेंस आता है. इधर हम लोग हर जगह पर वेलोसिटी बोल जरूर रहे हैं. हमने इधर भी मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखा, इधर भी वेलोसिटी लिखा, इधर भी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी लिखा. एंड वी नो दैट इन फिजिक्स वेलोसिटी इज रेफर्ड टू अ वेक्टर क्वांटिटी. वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी के लिए रेफर करा जाता है. बट इधर इस समय हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं. केमिस्ट्री में हम बहुत ज्यादा स्केलर और वेक्टर के झगड़े में उलझते नहीं हैं. इधर मैं वेलोसिटी बोल जरूर रहा हूं, बट आई एम नेवर रेफरिंग टू वेक्टर क्वांटिटी. आई एम नेवर टॉकिंग अबाउट इट वेक्टर सिग्निफिकेंस. आई एम सिंपली talking about the magnitude of velocity. Truthfully speaking, इधर मुझको
स्पीड शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। मुझे इधर बोलना चाहिए मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द स्पीड ऑफ गैस। इधर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वर्सेस स्पीड लिखना चाहिए और इधर भी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बोलना चाहिए। बट यदि मैं फिजिक्स पढ़ा रहा होता, यदि हम फिजिक्स पढ़ रहे होते तो सचमुच में हम इसको बड़े ध्यान से बोलते और ऐसी गलती कभी नहीं करते। मगर केमिस्ट्री में इस गलती को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया जाता है। भले ही हम इधर वेलोसिटी बोल रहे हैं मगर हम इधर सिर्फ मैग्नीट्यूड की ही बात कर रहे हैं, हम सिर्फ स्पीड की ही बात कर रहे हैं। इट्स अनदर कंसेप्ट इज एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी। चलिए, अब जब मैंने इस बात को पॉइंट आउट कर ही दिया है तो मैं इधर सवाल भी देता हूं, एवरेज स्पीड भी बोलो। खासकर तो एवरेज स्पीड बोलना चाहिए। एवरेज स्पीड ऑफ गैस सैंपल, वी एवरेज। वी एवरेज। अब जरा सोचिए, यदि मैं आपसे कहूं कि आपकी क्लास में 10th क्लास में जितने भी परसेंटेज आए, जितने भी मार्क्स आए, गेट द एवरेज मार्क्स ऑफ योर स्कूल। आपके स्कूल में एवरेज मार्किंग क्या रही? हाउ वुड यू डू दिस? एक बिल्कुल साधारण सा तरीका होगा। आप अपने क्लास के सभी बच्चों के परसेंटेज पूछ लेंगे, मार्क्स पूछ लेंगे। You'll add all those marks and then you'll divide it by total number of students. That would be the average percentage scored by your class. बिल्कुल इसी तरह से अलग अलग गैस मॉलिक्यूल्स अलग अलग स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं। कोई मूव कर रहा है 100 मीटर पर सेकेंड से, कोई मूव कर रहा है 120 मीटर पर सेकेंड से, कोई 300 मीटर पर सेकेंड से, कोई 250 मीटर पर सेकेंड से, कोई 400 मीटर पर सेकेंड से। अलग अलग गैस मॉलिक्यूल अलग अलग स्पीड से मूव कर रहे हैं। हमें उन सभी मॉलिक्यूल्स की स्पीड की एक एवरेज वैल्यू चाहिए। हाउ विल डू दिस? विल एड velocity or we'll add speed of all the gas molecules and then we'll divide it by total number of molecules. This average speed would be defined as V1 plus V2 plus V3 and so on up to Vn whole upon n. This is the average of all the speed. This is the average speed of gas sample. We'll define it like this. V average is summation of Vi upon n. Summation of Vi means V1 plus V2 plus V3 up to Vn. Summation साइन का मतलब होता है कि ऐड करते जाओ Vi को, V1 plus V2 plus V3 up to Vn upon n. This is the average speed or the average velocity of gas sample. Now, Maxwell proved this, that this average speed average speed is under root 8 RT upon pi m. The average velocity of gas sample is 8 RT by pi m. मैं इधर एक और बार लिख देता हूं. Average is under root of 8 RT by pi m. हल्का सा मोस्ट प्रोबेबल से ज्यादा होती है किसी भी गैस सैंपल की एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी आप देखेंगे तो कहीं इधर दिखाई देगी।
मोस्ट प्रोबेबल से थोड़ी ज्यादा वेलोसिटी होती है, एवरेज वेलोसिटी। The third concept regarding the velocity in this curve जो मैक्सवेल ने समझाया, that was रूट मीन स्क्वायर्ड वेलोसिटी। इस एवरेज वेलोसिटी को सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिए। एवरेज वेलोसिटी, इसकी डेफिनेशन v1 प्लस v2 प्लस v3 अप टू vn होल अपॉन n समेशन vi बाय, और फिर इसके लिए है एक्सप्रेशन। वंस अगेन, derivations of this expression is beyond our scope. We do not need to derive this expression, but we need to mug up such expressions. इन्हें हमें रट लेने की आवश्यकता होती है। एग्जामिनेशन में जब भी पूछा जाए तो हमें सीधा सीधा इनको लिखना पड़ता है। इन पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं, हमें सॉल्व करके आंसर भी देना पड़ता है। मैं भी करवाऊंगा। इस एक्सप्रेशन को ऐसा कैसे लिखो, 8r अंडर रूट ऑफ 8rt बाय पाई m। दिस इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ एनी जायंट सैंपल। द थर्ड कंसेप्ट regarding the velocity is root mean squared velocity. Root mean squared velocity. Root mean squared velocity. हम इसको RMS वेलोसिटी कहते हैं, VRMS। रूट मीन स्क्वायर्ड वेलोसिटी। इट्स डिफाइंड एज रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल द वेलोसिटीज। देखिए किस तरह से, it's root of mean of the squares of all the velocities. It's a root of mean of the squares of all the velocities. VRMS की डेफिनेशन में लिखता हूं, VRMS is equal to, it's a root of something, root of something। किसी भी चीज का रूट कैसे डिनोट करते हैं, इस तरह से। हमें किसी चीज का रूट लेना है, रूट ऑफ, किसका रूट, मीन ऑफ। हमें किसी चीज का मीन लेना है, उसका रूट लेना है, तो रूट ऑफ मीन ऑफ। मीन कैसे लिया जाता है, उस क्वांटिटी को ओवरऑल ऐड कर दिया जाता है और फिर टोटल नंबर से डिवाइड कर दिया जाता है। इस तरह से हम मीन लेते हैं। अब मीन किसका, मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ वेलोसिटीज। स्क्वायर्स ऑफ वेलोसिटीज क्या है, v1 स्क्वायर, v2 स्क्वायर, v3 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू vn स्क्वायर। This is VRMS. This is the definition of VRMS. This VRMS may be denoted like this. It's the root of summation of VI squares by N. और मैक्सवेल ने स्टैटिस्टिकली यह बात प्रूव कर दी थी दैट दिस RMS वेलोसिटी इज अंडर रूट 3RT बाय m।
इट्स अंडर रूट 3RT बाय, यह आरएमएस वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी से भी ज्यादा होती है। यदि हम ऑब्जर्व करेंगे तो आरएमएस वेलोसिटी कहीं इधर दिखाई देगी, दिस आरएमएस वेलोसिटी। Most probable velocity, most probable velocity is to average velocity is to RMS velocity. Most probable velocity है अंडर रूट 2RT by m, एवरेज वेलोसिटी है अंडर रूट 8RT बाय m, और आरएमएस वेलोसिटी है अंडर रूट 3RT बाय m। मीन्स तीनों वेलोसिटीज का जो रेशो है दैट इज √2 is to रूट ऑफ 8/pi is to √3. This was suggested by Maxwell. So is वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अब इस कर्व में एक बात और बताता हूं, मैक्सवेल ने क्या कहा था। ये जो कर्व दिख रहा है, इस कर्व के नीचे का यदि हम एरिया डिटरमाइन करें, दिस इज एरिया अंडर द कर्व, दिस इज द एरिया। दिस कंप्लीट शेडेड एरिया, यह जो शेडेड एरिया आपको दिख रहा है, वी कॉल इट एरिया अंडर द कर्व। दिस एरिया अंडर द कर्व इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। एरिया under the curve, Maxwell curve, is directly proportional to number of gas molecules. It's directly proportional to number of gas molecules. मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाया, उसमें यह बात समझी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वर्सेस वेलोसिटी, यह एक टिपिकल कर्व कैसा होता है किसी भी गैस सैंपल के लिए, इस बात को समझा। इसमें हमने मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की डेफिनेशन को समझा, उसको कर्व में कैसे लोकेट करा जाएगा इस बात को समझा, उसके लिए एक्सप्रेशन लिख लिया। एवरेज वेलोसिटी, उसकी डेफिनेशन को समझ लिया। इस कर्व में वहां एवरेज वेलोसिटी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी से हल्की सी ज्यादा दिखेगी, यह बात समझ ली और उसके लिए एक्सप्रेशन लिख दिया। और आरएमएस वेलोसिटी, इसके लिए हमने डेफिनेशन पहले लिखी, डेफिनेशन लिखने के बाद उसके लिए एक्सप्रेशन लिख दिया और यह भी समझ लिया कि इस कर्व में आरएमएस वेलोसिटी सबसे ज्यादा दिखेगी।
और फाइनली इस तरह से रेशो के फॉर्म में लिख दिया। अब माय अनदर आर्टिकल इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस सैंपल। एक गैस सैंपल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? सबसे पहले मैं एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी बनाता हूं किसी भी गैस के लिए। कोई सी भी गैस है उसके लिए एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। मैंने अभी मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाया है, मैं एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाता हूं।